Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss Compton effect, and I have taken this topic from BSc Physics, and this topic is very important from the point of view of PGT Physics exams, whether it is KV, HTET, DSSSB or GIC lecturer exam. So we are going to discuss it today. So Compton effect में होता क्या है, बेसिकली देखे स्कैटरिंग, यहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। देखो एक इंसिडेंट इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट। पहले एक पिक्चर के थ्रू हम जानेंगे, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी क्या है, हमारे पास एच न्यू एनर्जी दी हुई है इंसिडेंट फोटोन की। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जिसको हमने बोल दिया टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर, या तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसके एटम के जैसे शेल के अंदर हैं वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो शेल से निकल गया इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वाले कॉम्पटन इफेक्ट में हम जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंसिडेंट फोटोन जब आ रहा है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो क्या हो रहा है। अब देखो क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, जो इंसिडेंट फोटोन था उसके पास एनर्जी थी एच न्यू, वो क्या करेगा अपनी, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, रेस्ट मास एनर्जी थी इसके पास, पर ये रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था। अब इंसिडेंट फोटोन ने क्या किया, अपनी कुछ एनर्जीज इलेक्ट्रॉन को दे दी, अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ को रिकॉयल कर गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये रिकॉयल कर गया। अब इलेक्ट्रॉन रिकॉयल कर रहा है तो इसको एनर्जी मिली, इसको एनर्जी कहाँ से मिली, इंसिडेंट फोटोन से। इंसिडेंट फोटोन ने कुछ एनर्जी अपनी टारगेट इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इंसिडेंट फोटोन जो था, अब वो जो फोटोन था उसके पास एनर्जी कम हुई होगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में रिकॉयल कर गया और ये फोटोन इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब इस फोटोन को हम क्या कह रहे हैं, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। और ये जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होगी, अब ये एच न्यू नहीं होगी, ये क्या होगी, एच न्यू डैश, ठीक है। इसकी एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम होगी, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम होगी क्योंकि इंसिडेंट फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी टारगेट इलेक्ट्रॉन को पहले ही दे दी है, यानी कि जो ये फ्रिक्वेंसी होगी इसकी ये अब कम होगी, और वेवलेंथ जो होगी स्कैटर्ड फोटोन की वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर लैम्डा वेवलेंथ है इस इंसिडेंट फोटोन की, और यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। और इसी जो ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन है लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, या हम वर्ड्स की फॉर्म में कह लें कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन is greater than wavelength of incident photon when incident photon strikes to an target electron or a free electron, then this effect is known as Compton effect। इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। एक इंसिडेंट फोटोन आया, एक टारगेट इलेक्ट्रॉन से वो टकराया, वो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था लेकिन उसको इंसिडेंट फोटोन से कुछ एनर्जी मिली तो वो रिकॉयल हो गया, और जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी कम होगी और वो दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, ठीक है। ये फाई यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, और थीटा यहाँ पे क्या है, रिकॉयल एंगल है। तो ये चीज क्या होती है, कॉम्पटन इफेक्ट। इस चीज को क्या हम बोलते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट फोटोन से, यानी कि वेवलेंथ में चेंज आता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, कुछ टर्म आती है जिसको हम डेल्टा लैम्डा बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्पटन ये वेवलेंथ में चेंज आता है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अब जरा इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेंगे हम। देखो क्या है, when a monochromatic beam of high frequency radiation is scattered by a substance, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक बीम है, इंसिडेंट हो रही है किसी सब्सटेंस पे और स्कैटर हो रही है वहां से, तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ वेवलेंथ, वन हैविंग सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाइल द अदर हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इस इफेक्ट को हमने क्या कह दिया, कॉम्पटन इफेक्ट। वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, स्कैटर्ड वेवलेंथ जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा होगी,
ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। द एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय कॉम्पटन विच वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। किस पे बेस्ड है, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू स्ट्राइक्स विद द सबस्टांस, ठीक है, जब कोई फोटोन किसी सबस्टांस से स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी जो है फोटोन की, वो किस पे ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रही है। देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन रेड्यूसेस, इसलिए जो फोटोन की एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। अगर एनर्जी उसकी कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम हुई है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड लाइट की, रेडिएशन की, वो बढ़ जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब कुछ एजम्पशंस हैं जो ये कॉम्पटन इफेक्ट पे हैं, देखो। तो फर्स्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे ध्यान रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में हमने जो इलेक्ट्रॉन यूज किया दैट वाज अ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और अ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट वाज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड, द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक। जो कोलिजन है वो रिलेटिविस्टिक है और इलास्टिक कोलिजन की यहाँ बात करेंगे। अभी डेरिवेशन में हम देखेंगे कि जब इलास्टिक कोलिजन हम लेके चल रहे हैं, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। थर्ड इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड्स गुड। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोथ विल होल्ड गुड। नाउ यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी जो सिस्टम की है बिफोर कोलिजन जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी देखो कितनी है, कोलिजन से पहले इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी कितनी थी, एच न्यू एनर्जी थी, ये एच न्यू एनर्जी थी इंसिडेंट फोटोन के पास। जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे था, लेकिन उसके पास रेस्ट मास एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या आई, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन देखो एनर्जी क्या होगी, आफ्टर कोलिजन इसकी जो एनर्जी है वो कम होके क्या हो जाएगी, एच न्यू डैश हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लग गया, तो अब इसके पास मूविंग एनर्जी आएगी एम सी स्क्वायर। तो देखो अब एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सो इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, ये एच न्यू वाली टर्म्स को एक साइड ले लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और ये एम सी स्क्वायर एक साइड आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1.32 हमने कह दिया, ठीक है। ये इक्वेशन आगे यूटिलाइज होगी हमारे डेरिवेशन में, इसलिए इसको हमने एक नाम दे दिया। तो हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन था तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा एक्स या वाई डायरेक्शन में। तो हमने सिंपली कहा कि बिफोर कोलिजन इतनी एनर्जी है और आफ्टर कोलिजन इतनी एनर्जी होगी, हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं किया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम के एक्स डायरेक्शन में अलग लेंगे, वाई डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में भी होंगे, तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग भी लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन से पहले देखो क्या है सिचुएशन,
अब कोलिजन से पहले देखो क्या सिचुएशन है। कोलिजन से पहले इंसिडेंट फोटोन की जो ये लीनियर मोमेंटम है वो कितनी है, एच न्यू बाय सी। ठीक है, अभी हम एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एच न्यू बाय सी। वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन में वो आ ही नहीं रहा है, वो एक्सी डायरेक्शन में आ रहा है। अब आफ्टर कोलिजन देखो क्या होगा। बिफोर कोलिजन पहले देखेंगे इंसिडेंट फोटोन की कितनी है, एच न्यू बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एच न्यू बाय सी प्लस जीरो। ये एक्स डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। जीरो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो रेस्ट पे है तो उसके पास कोई लीनियर मोमेंटम नहीं होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब आफ्टर कोलिजन देखो, आफ्टर कोलिजन देखो ये जो लीनियर मोमेंटम ये पी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो नीचे वाली है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ये भी दो डायरेक्शन में डिवाइड होगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी अगर मैं देखूं तो क्या आएगी, एच न्यू डैश सी कॉस फाई आएगी इस डायरेक्शन में, और एच न्यू डैश साइन फाई बाय सी आएगी वाई की डायरेक्शन में। और ये जो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है इसकी एम वी कॉस थीटा आएगी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और एम वी साइन थीटा आएगी ये वाई डायरेक्शन में। तो अभी हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो क्या होगा, एच न्यू डैश बाय सी, एच न्यू डैश बाय सी प्लस एम वी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो देखो एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाइव प्लस एम वी कॉस थीटा, ये आ गई हमारी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को हमने थोड़ा सॉल्व करके लिखा है, सी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, एम वी सी कॉस थीटा आ जाएगा। और ये एच न्यू वाली टर्म को हम इधर ले गए इस साइड, तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव, और सी को उस साइड ले गए तो हमारे पास ये इक्वेशन 1.33 बन गई। अब देखो वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में देखो बिफोर कोलिजन तो कितनी थी, जीरो थी। आफ्टर कोलिजन क्या होगी, एच न्यू डैश सी, एच न्यू डैश बाय सी साइन फाइव माइनस एम वी साइन थीटा होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुई, जीरो इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाय सी साइन फाइव माइनस एम वी साइन थीटा। इसको भी हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है, तो एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाइव आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1.34। अब ये हमारे पास इक्वेशन है लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, इन्हीं का स्क्वायर करेंगे, 1.33 का स्क्वायर करेंगे और 1.34 का भी स्क्वायर करेंगे और फिर इनको आपस में ऐड करेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एम वी सी कॉस थीटा का क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर क्या आएगा, इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच न्यू डैश साइन फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर वाली टर्म लेफ्ट साइड वाली एज इट इज, यहाँ पे देखो a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो ये a का स्क्वायर एच न्यू का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एच न्यू डैश कॉस फाइव का स्क्वायर एच न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2ab, a क्या है, एच न्यू है, b क्या है, एच न्यू डैश कॉस फाइव है, तो a माइनस बी का स्क्वायर खुल गया यहाँ पे, प्लस इसका क्या आएगा, एच न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में एच न्यू डैश का स्क्वायर कॉमन अगर ले लें तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या बन रहा है, 1।
तो इन दोनों टर्म्स को मिला के ये एक टर्म आ जाएगी एच न्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और ये टर्म भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1.35। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अभी आगे देखेंगे इक्वेशन 1.35 आ गई। अब हमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1.35 इक्वेशन आई है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमारे पास एक इक्वेशन एम स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है कि ये कुछ एनर्जी की बात हो रही है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी एक इक्वेशन हमारे पास आई थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये वाली। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर सी फोर आ जाएगा जो वहाँ पे है। तो इस वाली इक्वेशन का हमें वहाँ पे स्क्वायर करना है। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये इक्वेशन है वहाँ पे हमारे पास। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा, एम स्क्वायर सी फोर, और यहाँ पे इस वाली टर्म की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू का स्क्वायर एच न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो। अब यहाँ पे देखो ये कैसे लिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एम स्क्वायर सी फोर आया, ये होल का स्क्वायर, इस पूरे को हमने ए लेट किया है, इस पूरे को बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया है। तो ए इसका स्क्वायर तो ये खुल गया हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस ये बी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2ab, 2 ये बी आ गया और ये ए आ गया। तो इस टाइप से हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया। 1.36 इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1.35 फ्रॉम 1.36, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, एम स्क्वायर सी फोर लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, एच न्यू स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, एच न्यू डैश स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म्स निकल के रह जाएंगी, एक तो एम नॉट स्क्वायर सी फोर वाली टर्म रहेगी, देखो ये रही, और एक ये जो लास्ट वाली टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये दोनों टर्म्स आ गई। ठीक है, और एक जो ऊपर वाली इक्वेशन से बची है ये वाली टर्म, ये रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी है तो ये माइनस कॉस फाइव माइनस 1 आ गया, इसलिए तो इसको सॉल्व करोगे आप, ये वाली आ जाएगी इक्वेशन 1.37। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। आफ्टर दिस हमने क्या करना है, देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एम क्या होता है, एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। एम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और इसको हम यहाँ ले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, एंड इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर। सो यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। बोथ साइड सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी फोर आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर आ जाएगा। अब ये वाली टर्म अभी हमने इक्वेशन में देखी है, जो हमने इक्वेशन अभी निकाली, देखो ये टर्म देखी है, तो इसकी जगह हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ठीक है,
एम नॉट स्क्वायर C4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर C4 आएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगी और यहाँ राइट हैंड साइड पे ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आगे ये इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से। ठीक, अब हमने क्या किया इसमें, इस वाली इक्वेशन में 1 माइनस कॉस फाई कर लिया, तो एक नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 एच न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई इज इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एच कॉमन आ रहा है इस वाले टर्म में से, यहाँ से एच कॉमन लेके एक एच से कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, एक एच बचेगा, डिवाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस फाई आ जाएगा। और ये वी न्यू न्यू डैश जो है ये राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कुछ रीअरेंज करके। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस फाई। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी बाय लैम्डा, न्यू डैश है तो सी बाय लैम्डा डैश, न्यू है तो सी बाय लैम्डा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विल बी इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। और ये हमने कहा था कॉम्पटन स्कैटरिंग में कि लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा होता है, यानी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कुछ डिफरेंस आएगा और ये जो डिफरेंस है यही क्या होता है, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं। और यही हमारे पास डेरिवेशन से क्या निकल के आई है, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट डेरिवेशन थी। अब हमारे पास जो कॉम्पटन वेवलेंथ निकल के आई है वो क्या आई है, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। अब ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है क्या ये इंसिडेंट वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, ये फाई पे, स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब ये एंगल अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो कॉस ज़ीरो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कॉस फाई 1 आ जाएगा, कॉस फाई अगर 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो डेल्टा लैम्डा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल, डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी के इक्वल हो जाएगा। सॉरी 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा लैम्डा ज़ीरो हो जाएगा यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा, यानी कि स्कैटर्ड वेवलेंथ जो होगी वो इंसिडेंट वेवलेंथ के सेम होगी। ये कंडीशन आ जाएगी। तीन कंडीशन यहाँ पे बनेंगी कि फाई ज़ीरो होगा, फाई 90 होगा या फाई 180 होगा। अगर फाई की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, फाई की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव, स्कैटर्ड और इंसिडेंट वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया है। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा, एच ओवर एम नॉट सी, एच और एम नॉट की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट की, तो क्या आ गया 0.024 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, ये वैल्यू लर्न कर लेना, कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है। कॉम्पटन वेवलेंथ 0.024 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ। तो 90 डिग्री पे अगर आए कॉम्पटन वेवलेंथ आती है, और अगर 180 आए तो क्या आएगा, 1 माइनस और कॉस फाई माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2h ओवर एम नॉट सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 0.04, तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है 0.046, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.05। ये जब फाई की वैल्यू हम 180 डिग्री रखते हैं, तो जो बेसिकली फॉर्मूला जो ध्यान रखना है आपने, आपके एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं आएगी अगर आप पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर बीएससी वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है तो मैंने करा दी। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे पहले बनाई है जिसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है कॉम्पटन इफेक्ट के जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, आप उनको ज़रूर करिएगा इफ़ यू आर गोइंग टू डू गिव पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम। सो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो,
इन कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट द शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इन द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो था, लैम्डा पे तो डिपेंड नहीं कर रही कहीं, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में इंडिपेंडेंट तो लिखा है लेकिन सेम लिखा है हर मेटल के लिए। हर मेटल के लिए स्कैटरिंग एंगल अलग होगा, हर मेटल के लिए स्कैटरिंग एंगल अलग होगा, तो कॉम्पटन वेवलेंथ भी अलग होगी, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखो, द फिनोमिना विच इज एन ऑप्टिकल एनालॉग ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ एक्सरे, इसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, ये भी आपको लर्न रखना है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसी के एनालॉग, उसी के जैसा क्या होता है, रमन स्कैटरिंग में होता है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए पोलराइजेशन है, डायफ्रैक्शन है, बहुत से फिनोमिना है। कॉम्पटन इफेक्ट इसको चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। ट्रांसफर करेक्टर ऑफ लाइट को पोलराइजेशन एक्सप्लेन करता है। कॉर्पस ऑफ नेचर ऑफ लाइट, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही पार्टिकल नेचर जो होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, तभी तो लाइट को हमने इसमें एज अ फोटोन माना, फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ये क्या प्रूफ करता है, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों कॉर्पुलस नेचर या फिर हम कहें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द फिनोमिना विच एग्जिबिट पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन, अगेन कॉम्पटन स्कैटरिंग आंसर होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ये किसको करते हैं, वेव नेचर को। डायफ्रैक्शन ये भी वेव नेचर को। तो पार्टिकल नेचर कौन एग्जिबिट करता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग। अभी रुक जाओ, अभी बोलो।